तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस अकेडमी में। हम लोग राजपूत काल पे अध्ययन कर रहे हैं और राजपूत काल के अंतर्गत गहड़वाल राजवंश पे हम लोगों का अध्ययन चल रहा है। पिछले लेक्चर हम लोगों ने दो शासकों का अध्ययन किया था, गोविंद चंद्र और विजय चंद्र, और मैंने बताया था कि इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र माना जाता है और इस वंश का अंतिम सबसे महत्वपूर्ण शासक जयचंद्र माना जाता है। जयचंद्र की चर्चा अक्सर आप लोग सुनते होंगे। भारत में जयचंद्र गद्दार के पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इस चीज को भी हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, किस प्रकार से इस चीज को स्थापित कर दिया गया। अक्सर टीवी डिबेट्स में भी आप लोग देखते होंगे कि एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी को जयचंद्र कह करके संबोधित करती है, कहने का मतलब कि तुम देश के गद्दार हो। एक अहम प्रश्न है ये, इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसकी पड़ताल की जानी चाहिए कि एक्चुअल में ये चीजें कैसे स्थापित हो गई। नए नए शोध आ रहे हैं, नए शोध में इस चीजों को भी खुल करके इसके बारे में चर्चा की जाती है, इसके बारे में अब लिखा जाने लगा है। जयचंद्र की गद्दारता को लेकर के भी चर्चाएं होने लगी कि एक्चुअल में क्या ये बातें सही हैं या इसे स्थापित कर दिया गया। अगर स्थापित किया गया तो इसके पीछे का क्या कारण था। क्योंकि मैंने बताया था कि जयचंद्र के समकालीन जो शासक था वह शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश, इनके समकालीन शासक था जयचंद्र और दोनों के बीच मैंने बताया था कि दोनों सगे भाई थे, मौसेरे सगे भाई थे, मौसेरे सगे भाई थे, सगे भाई थे। और इसी समय पृथ्वीराज को हीरो के रूप में दिखाया गया, नायक के रूप में दर्शाया गया, जबकि जयचंद्र को एक खलनायक के रूप में दर्शा दिया गया। खलनायक है, खलनायक से भी एक बुरी ही उपाधि है, ये गद्दार के रूप में दर्शाया गया। आज हम लोग इनको भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये चीजें आपकी स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इतिहास में इस प्रकार की चीजें आखिर लाई क्योंकि उसके पीछे क्या कारण था, कौन से ऐसे लोग थे जो इस प्रकार की अवधारणाओं को स्थापित कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इतिहास में और भी कई सारे लोगों को अगर देखा जाए तो हम गद्दार या नायक के रूप में स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा कालखंड था, यूं कहिए कि पहली ऐसी घटना थी जिसमें पृथ्वीराज को एक नायक के रूप में दर्शाया गया और जयचंद्र को गद्दार के रूप में, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। अगर जयचंद्र की इतिहास आप पढ़ें और पृथ्वीराज तृतीय की इतिहास आप पढ़ें, जयचंद्र का साम्राज्य पृथ्वीराज तृतीय से बड़ा साम्राज्य था। दिल्ली में जो शासन था, दिल्ली में जो शासक थे, इनके नाना थे, उनके संतान नहीं थी। जयचंद्र चूंकि बड़ा था पृथ्वीराज तृतीय से, मौसेरा भाई था, लेकिन बड़ा था, उम्र में बड़ा होने की वजह से दिल्ली की सत्ता पे जयचंद्र का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन पृथ्वीराज तृतीय उस पर अधिकार कर लेता है। तो मन मुटाव के और भी कई कारण थे, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एक घटना और आता है संयोगिता प्रकरण। संयोगिता प्रकरण ये भी खूब आप लोग सुने होंगे कि पृथ्वीराज तृतीय की प्रेमिका थी संयुक्ता, और एक्चुअल में संयुक्ता थी कौन, ये जयचंद्र की पुत्री थी। अब समझिए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं घटित भी हुई हैं, अगर मान लिया जाए कि संयुक्ता नाम की कोई चीज रही होगी, कोई अस्तित्व रहा होगा संयुक्ता का, जयचंद्र की पुत्री का, तो अगर ये घटनाएं होती हैं कि पृथ्वीराज तृतीय अगर इसका अपहरण करता है तो ये भी एक कलंकित करने वाला इतिहास है, न कि एक गौरवान्वित करने वाला इतिहास है कि एक चाचा अपने भतीजी का अपहरण कर लेता है और जाकर के उससे विवाह कर लेता है। कहने के लिए यहाँ भी बहुत सारी चीजें कर दी गई कि संयुक्ता पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी, जबकि ये चीजें इतिहास में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है। आगे मैं चर्चा करूंगा, कहीं से भी इस प्रकार की चीजों का विवरण नहीं मिलता। ये चीजें बाद में स्थापित की गई। इन सब चीजों पर डिस्कशन किया जाए, पहले हम लोग जयचंद्र का एक सामान्य इतिहास हम लोग जान लेते हैं कि क्या है जयचंद्र का सामान्य इतिहास। जयचंद्र देखा जाए तो जयचंद्र राठौर का जो शासन रहा है वो 1170 से 1194 तक रहा है। लगभग 24 सालों तक इन्होंने शासन किया है और कहा जाता है कि गहड़वाल वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। गहड़वाल वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक। अच्छा, इनका जो शासन व्यवस्था था ये जानना बहुत जरूरी है कि कहां पे शासन कर रहे थे। कई सारे लोग ये कहे कि बहुत बड़े बड़े जो जिनके व्यूअर हैं, फॉलोअर हैं, वो लोग भी कई बार इतिहास को थोड़ा सा कहीं ना कहीं जोश में, या यूं कहिए कि होता नहीं जोश में होश खो देना, तो शासन का जो क्षेत्र है वो निर्धारित करने में कहीं ना कहीं भूल कर देते हैं। मैं बता दूं कि जयचंद्र का जो शासन रहा है लगभग पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल का कुछ क्षेत्र, बिहार और बंगाल का कुछ क्षेत्र, मालवा वगैरह में इनका शासन नहीं रहा, ध्यान रखिएगा, मालवा में शासन नहीं रहा है, नहीं रहा है।
जयचंद एक उपाधि धारण करता था जिसका नाम था दलपंगुल। जयचंद्र दलपंगुल नाम की उपाधि धारण करता था। इसका होता है विश्व विजेता। ये उपाधि धारण करता है। कई जगह विवरण मिलता है कि इसने कई सारी युद्ध लड़े, एक बड़े क्षेत्र में एक बड़ा साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत पर इसने अधिकार कर लिया, लेकिन इसके प्रमाण नहीं मिल पाते। तो इतिहासकारों का मानना है कि ये एक्चुअल में प्रमाणित नहीं, ये प्रमाणित नहीं हो पाता है कि इसने इतने सारे युद्ध लड़े होंगे, इतने लोगों को पराजित किया होगा। हाँ, कहा जाता है, कई बार बोलते हैं कि इसने तुर्कों को कई बार पराजित किया। ये भी इतिहासकारों का मानना है कि ये भी बहुत ज्यादा प्रमाणित नहीं है। एक दो युद्धों में कुछ ऐसे प्रमाण मिल जाते हैं, लेकिन होता है कई युद्धों में पराजित किया, तो ये चीजें भी प्रमाणित नहीं हो पाती हैं। ठीक, तो देखिए जयचंद को लेकर के कहते हैं कि 1194 में जयचंद्र गौरी से हार जाता है। शहाबुद्दीन गौरी से चंदावर के युद्ध में हार जाता है। चंदावर के युद्ध में हार जाता है और इसी युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। युद्ध के मैदान में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध 1194 में होता है। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज से होता है और चंदावर के युद्ध जयचंद से होता है। आपको पता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज गौरी को हरा देता है, द्वितीय युद्ध में गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है। और यहीं पे बातें होती हैं कि पृथ्वीराज को हराने के लिए जयचंद ने गौरी को आमंत्रित किया था। इस पे भी अभी हम डिस्कशन करेंगे आगे। तो जयचंद की मृत्यु हो जाती है युद्ध के मैदान में। कहता है कि बहुत ही वीर गति प्राप्त करता है, वीरता से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा जाता है। और ये शायद पहला ऐसा शासक था, प्रमुख शासक था, जो लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा गया। इससे पहले कोई ऐसा प्रमुख शासक नहीं था जो लड़ते हुए युद्ध के मैदान में मारा जाए। ये मैदान छोड़ के भागता नहीं है जयचंद्र, बल्कि मैदान में वीर गति को प्राप्त होता है। जयचंद्र की ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भी बोलते हैं कि जयचंद्र की मृत्यु के बाद भी कुछ वर्षों तक इसका पुत्र हरिश्चंद्र कन्नौज पर शासन करता रहा। कन्नौज पर शासन करता रहा। इसकी उपाधि मिलती है परम भट्टारक की। परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है। और कहा जाता है कि हरिश्चंद्र ने एक गांव दान में दिया था, जिसका नाम था पमहई नामक गांव दान में देता है। इसका एक लेख मिला है मछली शहर से, उसी लेख में इसका वर्णन मिलता है। मछली शहर से मिले लेख से जानकारी। अच्छा, जयचंद के समय 2 पुस्तकें लिखी गई थी। ध्यान रखिएगा, वो उस समय की समकालीन पुस्तक मानी जाती है, जिसमें जयचंद के इतिहास को जानने का भी एक स्रोत प्राप्त होता है, यानी कई सारी जानकारियां यहाँ से भी प्राप्त होती। तो जयचंद के समय 2 पुस्तकें लिखी गई थी। एक लिखी गई थी रंभा मंजरी, जिसका लेखक था नयन चंद्र, और दूसरा लिखा गया था पुरुष परीक्षा, जिसका लेखक था विद्यापति। एक जयचंद के दरबार में इसका कवि रहता था, इसके दरबार में, उस कवि का नाम है श्रीहर्ष, विद्वान था। इसने 2 रचनाएं की थी श्रीहर्ष ने। एक लिखी नैषध चरित और दूसरा इसने लिखा चिंतामणि। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख चीजें हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से या नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रंभा मंजरी को जयचंद के समकालीन पुस्तक मानी जाती है और पुरुष परीक्षा को भी समकालीन मानी जाती है। और इसके दरबार में कवि रहता था श्रीहर्ष। इसने नैषध चरित और चिंतामणि 2 पुस्तकें लिखी। ये भी पूछता है एग्जाम में, ये सब चीजें याद रखिएगा। और एक चीज आपको और बता दूं कि जयचंद के समय, ये गढ़वालों के समय, सॉरी जयचंद के समय नहीं, बल्कि गढ़वालों के काल में एक टैक्स लगता था। मैंने रील्स जो बनाया था इंस्टाग्राम पे, तो वो रील्स में मैंने इस पे बारे में चर्चा किया था। उस टैक्स का नाम था तुरुस्क दंड। इसके बारे में मैंने बताया था कि किसके समकक्ष ये टैक्स है, तुरुस्क दंड कर। इसे मल्ल कर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मल्ल कर भी कहा जाता है। एक्चुअल में यह जो कर है, यह माना जाता है कि
जैसे जजिया लगाया जाता था वो जजिया की तरह है, जजिया के समतुल्य है। जजिया किस पे लगता था? जजिया लगता था केवल हिंदुओं पर, केवल हिंदुओं पर, जिसमें ब्राह्मण वगैरह को छूट था उसको छोड़ दीजिए। ऐसी तुरुष्क दंड कर था, ये केवल मुसलमानों को लगता था, केवल मुसलमानों पर। ध्यान रखें, गढ़वालों के काल में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसे मल्ल कर या तुरुष्क दंड कर कहा जाता था, जो जजिया के इक्विवेलेंट कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए यह कर मुसलमानों से लिया जाता था। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है आगे भी कि कौन सा ऐसा कर है जो जजिया के समकक्ष है या इक्विवेलेंट है, या फिर गढ़वालों के समय में मुसलमानों से लिया जाने वाला कर कौन था? तुरुष्क दंड या मल्ल कर भी बोलते हैं। बेसिकली ध्यान रखिएगा, दोनों नाम याद रखें। कुछ और कर थे, जैसे कि गढ़वालों के समय में कर लगता था, पानी पे कर लगता था, उसे बोलते थे जल कर लगता था। एक कर और लगता था प्रवणी कर। प्रवणी कर को बोला जाता था कि ये फुटकर वस्तुओं की बिक्री पर लगता था, फुटकर बिक्री पर, फुटकर वस्तुओं की बिक्री पर, फुटकर वस्तुओं की बिक्री पर लगता था। ये तो हो गया सामान्य इतिहास जयचंद का। अब आते हैं कुछ जयचंद से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मुद्दों पे बात कर लेते हैं जो आपके इंटरव्यू और मेंस वगैरह में काम आ सकता है। बेसिकली इंटरव्यू में काम आ सकता है क्योंकि थोड़ा सा विषय इतिहास के गूढ़ता से जुड़ा हुआ है, गहनता से जुड़ा हुआ है। तो पहला सवाल उठता है कि जयचंद, दो चीजों पे हम लोगों को डिस्कशन यहाँ कर लेना है। जयचंद गद्दार क्यों कहा जाता है, और दूसरा है संयोगिता प्रकरण की सच्चाई। संयोगिता प्रकरण की सच्चाई। इसी में एक चीज और हम लोग देख लेंगे, यही बल्कि दूसरा नंबर इसे कर लीजिए, इसे कर लीजिए तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। दूसरा नंबर होगा कि पृथ्वीराज तृतीय को नायक क्यों बनाया गया, नायक क्यों बनाया गया। जब जयचंद को गद्दार बनाया गया तो उसके समानांतर पृथ्वीराज तृतीय को नायक भी बना दिया गया। तो दोनों चीजों को समझ लेते हैं। अब होता है कि जयचंद को गद्दार हम कहते किस लिए, तो दो वजहों से कहते हैं जयचंद को गद्दार। जयचंद गद्दार क्यों, समझते जाइए, बस दिमाग में बिठा लीजिए कि इतिहास में जो नए तथ्य आए हैं, कई सारे बुक्सों में अब चीजें आ रही हैं खुल करके, और इस पर नए शोध भी हो रहे हैं जिसमें पाया गया कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं, ये चीजें गढ़ दी गई। और मैंने बताया कि एक इतिहासकार है कर्नल टाड, ध्यान रखिएगा, इसने दो पुस्तक लिखी थी। कर्नल टाड, इसे बोलते हैं राजपूत इतिहास का पितामह, राजपूत इतिहास का पितामह बोला जाता है। और कर्नल टाड के बारे में मैंने बताया था कि इनका जो इतिहास है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं जिसके स्रोत का पता इन्हें भी नहीं, पता नहीं। ज्यादातर बातें लिखी गई किस पे, कहीं सुनाई बातों पर, कहीं सुनाई कहानियों पर, जो कहानियां प्रचलित हो गई उन्हीं को इन्होंने इतिहास के रूप में लिख दिया है। हालांकि ये राजस्थानी हिंदी नहीं समझते थे कर्नल टाड, लेकिन उसके बाद भी कई सुनाई बातों को बना करके इन्होंने इतिहास लिख दिया। उसके प्रमाण की जब बातें की जाती तो ये भी नहीं दे पाए कि एक्चुअल में ये प्रमाणित है या नहीं। और कर्नल टाड को ही बेस बना करके राजपूत इतिहास खूब लिखा गया, ढेर सारे लोग लिखते हैं। और आज कर्नल टाड की जो पुस्तक है, दोनों पुस्तकें इतिहास को लेकर के, वो इरेलीवेंट हो गई, अप्रासंगिक हो गई। आज के जो इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार, खासतौर से 1960 के बाद से जब इतिहास में नए शोध आने हुए तो कर्नल टाड के इतिहास में पाया गया कि इनकी आधी किताब ज्यादातर कहीं सुनाई बातों पर लिखी गई जिसका कोई प्रमाण नहीं है, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें उपलब्ध नहीं। इस वजह से कर्नल टाड को बेस बना करके भी बहुत सारी बातें राजपूतों के लिए कही जाती हैं जो आज अप्रमाणित हो चुकी हैं, ध्यान रखिए। अब आते हैं जयचंद गद्दार क्यों। तो जयचंद को गद्दार कहने के पीछे दो कारण बताए जाते हैं। एक कारण बताया गया कि इसने गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए बुलाया, आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, करने के लिए आमंत्रित किया, यही कहा जाता है। एक बड़ा आरोप लगता है कि शिहाबुद्दीन गौरी को बुलाने वाला कोई और नहीं था, जयचंद था, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये जयचंद देश का गद्दार है। एक कारण ये दिया जाता है। एक दूसरा कारण दिया जाता है कि जब पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो रहा था तो उस द्वितीय युद्ध में जयचंद पृथ्वीराज का साथ नहीं देता है। तो ऐसे लिख लीजिए कि गौरी के साथ युद्ध में, गौरी के साथ युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं देना,
ये दो कारण बेसिकली आज के चीज़ों में चर्चाओं में चलती है। जो लोग इतिहास को अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, अस्त्री चीज़ों का अध्ययन नहीं करते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि ये दोनों चीज़ें यही वजह है जिस वजह से जयचंद्र को गद्दार कहा जाता है। दोनों चीज़ों का हम लोग पड़ताल कर लेते हैं। पहला पड़ताल कर लेते हैं कि गौरी को पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए क्या जयचंद्र ने आमंत्रित किया था। देखिए, नंबर 1, अब एक एक चीज़ों को समझिए। अगर हम लोग 12वीं सदी की बात करें तो 12वीं सदी में भारत में, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में दो ही ऐसे प्रमुख शासक थे जो शक्तिशाली थे और उनकी चर्चाएं हो रही थी, महत्वपूर्ण शासक जिसे बोल सकते हैं हम लोग। तो 12वीं सदी में, 12वीं सदी के अंतिम दशक में, ऐसे कर लीजिए, अंतिम दशक में, एक्चुअली अंतिम दशक में दो ही नामवर शासक थे, नामवर शासक थे भारत में। दो ही नामवर शासक थे, एक तो अपनी यही थे कन्नौज के जयचंद्र, और दूसरा दक्षिण भारत में जो शासक था, दक्षिण भारत में उनका नाम था होयसल के वीर बल्लाल, होयसल के वीर बल्लाल, बल्लाल, ध्यान रखिएगा, दो प्रमुख शासक थे 12वीं सदी के अंतिम दशक में। आप देखेंगे पूरे इतिहास को तो पूरे भारत में, उत्तर भारत में जयचंद्र की चर्चा होती थी और दक्षिण भारत में होयसल का शासक वीर बल्लाल। ये जो वीर बल्लाल थे एक्चुअल में ये अहिर शासक थे, ध्यान रखिएगा, ये अहिर वंश के थे, लेकिन इतिहास में इसे भी यूं कहिए कि छुपा दिया गया। इस चीज को बहुत खुल करके उजागर नहीं किया गया, उजागर नहीं किया गया। लोग जानते हैं होयसल के वीर बल्लाल, लेकिन ये नहीं जानते होंगे किस वंश के शासक हैं। ये अहिर राजवंश के हैं। नए शोध आप पढ़ेंगे तो बड़ी मजा आएगा आप लोगों को इतिहास की चीज़ों को जानने में। नया शोध का मतलब ये नहीं कि अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं, नया शोध मतलब 1960 से ही चीज़ें चलने लगी है। जो सीरियस स्कॉलर हैं इस पर खूब अच्छे से अध्ययन करें और पूरे प्रामाणिकता के साथ, कहीं सुनाई बातें के आधार पर चीज़ें नहीं चलती हैं। इतिहास में प्रामाणिकता चलता है। जिस प्रकार से वैज्ञानिक चीज़ें प्रमाणित होती हैं, वैसे ही इतिहास भी एक वैज्ञानिक क्रमबद्धता के साथ प्रमाणित किया जाता है, कई प्रकार के सोर्सेज मिलाए जाते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कन्नौज के जयचंद्र। इनके बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे सेपरेट लेक्चर में। कन्नौज के जयचंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इसके कई संस्करण लिखे गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो का एक संस्करण है उदयपुर संस्करण, उदयपुर संस्करण। इस संस्करण में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करने वाला जयचंद्र नहीं था, बल्कि 3 लोग थे मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करने वाले प्रमुख रूप से। तो कौन कौन से थे इसमें लिखा गया है कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करने वाला, गौरी को आमंत्रित करने वाला, आमंत्रित करने वाले नित्यानंद खत्री, नित्यानंद खत्री, प्रताप सिंह जैन, ये नाम दिया गया इस बुक में, ध्यान रखिएगा, प्रताप सिंह जैन, माधव भट्ट, माधव भट्ट, और एक और है धर्मायन का कायस्थ, धर्मायन कायस्थ। ये क्या थे? ये जो है कि कंवर राजपूतों के कवि और अधिकारी थे, कवि और अधिकारी थे। उदयपुर संस्करण में, जब पृथ्वीराज रासो का उदयपुर संस्करण आप पढ़ते हैं तो वहां पे स्पष्ट कहा गया है कि मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करने वाला जयचंद्र नहीं था, बल्कि ये 4 लोग थे, नित्यानंद खत्री, प्रताप सिंह जैन, माधव भट्ट और धर्मायन कायस्थ। ये जयचंद्र का नाम यहां पे नहीं मिलता है, याद रखिएगा, जयचंद्र का नाम नहीं मिलता है, यहां पे नाम नहीं मिलता है, जयचंद्र का नाम नहीं मिलता है, नहीं मिलता। इसी प्रकार एक इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, नाम सुने होंगे इनके, मजूमदार। इनका भी कहना है कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद्र ने आमंत्रित किया था। यानी इनका भी मानना है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे एक लेखक हैं जेसी पावेल, दिग्गज इतिहासकार माने जाते हैं ये जेसी पावेल। इन्होंने किताब लिखा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इनका भी मानना है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि जयचंद्र को, सॉरी, मोहम्मद गौरी को जयचंद्र ने बुलाया था।
तो कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसी प्रकार एक इतिहासकार है महेंद्र मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, इनका कहना है कि जो समकालीन पुस्तकें हैं उस पुस्तकों में भी इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो समकालीन पुस्तकों में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता, समकालीन पुस्तकों में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। जैसे पृथ्वीराज रासो, मैंने बताया पृथ्वीराज रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य, रंभा मंजरी, प्रबंध कोश, प्रबंध कोश इत्यादि। इसी प्रकार एक इतिहासकार है मध्यकालीन इतिहासकार इब्ने नसीर, इब्ने नसीर, इन्होंने किताब लिखा, किताब का नाम है कामिल उल तवारीख, कामिल उल तवारीख। इस किताब में भी इन्होंने इस बात का साफ साफ स्पष्ट उल्लेख किया है कि शिहाबुद्दीन गौरी को जयचंद ने आमंत्रित किया, ऐसा कहीं भी कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इन्होंने भी साक्ष्य की बातें की कि यह बात असत्य है, नितांत असत्य, इन्होंने कहा नितांत असत्य है। इसी प्रकार इतिहासकार है स्मिथ, इतिहासकार स्मिथ, इन्होंने लिखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें भी इन्होंने कह दिया कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं। इसी प्रकार इतिहासकार राजबली पांडे हैं, इतिहासकार राजबली पांडे, ये भी कहते हैं कि कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इतने इतिहासकारों का नाम लिखने का मेरा मकसद ये कि इन्होंने घुमा फिरा करके एक ही बात कही है कि ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कहीं ऐसा उपलब्ध नहीं है, समकालीन इतिहास में कहीं उपलब्ध नहीं। जब उस समय हम लोग जयचंद के समय के जब जो पुस्तकें देखते हैं, इतिहास के जो ग्रंथ है उसमें देखते हैं, तो वहां भी ऐसे कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं मिलते हैं जिससे इस बात को प्रमाणित किया जा सके कि शिहाबुद्दीन गौरी को जयचंद ने आमंत्रित किया था। जबकि पृथ्वीराज रासो के उदयपुर संस्करण में स्पष्ट कहा गया है कि गौरी को आमंत्रित करने वाले 4 लोग थे। जो तंवर जो राजपूत थे उनके समय में कवि था, कोई कुछ अधिकारी था, उन्हीं लोगों ने पृथ्वीराज जो है कि श्री शिहाबुद्दीन गौरी को आमंत्रित किया था। तो इस आज वर्तमान समय में यह माना जाता है कि जयचंद ने गौरी को आमंत्रित नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, गौरी को आमंत्रित जयचंद ने नहीं किया था, आमंत्रित नहीं किया था। ये चीजें अप्रमाणित हो गई हैं, ये चीजें अप्रमाणित हो गई। क्लियर यहां पे? तो ये कहना कि जयचंद गद्दार है यहां से खंडित हो जाता है। पहला कारण, जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, यही कि गौरी को आमंत्रित करने वाला जयचंद था। ये चीजें अब खंडित हो गई, अब इतिहास में इस चीज को नहीं माना जाता। ये चीजें अप्रमाणित सिद्ध हो गई, कहीं भी इतिहास में किसी भी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं मिलता है। जो चीजें लिखी हुई मिल जाती हैं वो कहीं सुनाई बातों पर, मैंने बताया कि कर्नल टाड के इतिहास को बेस बना करके लोग कह देते हैं, एक्चुअल में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दूसरा जो कारण बताया जाता है जयचंद को गद्दार कहने का, वो कारण बताया जाता है कि जब गौरी के साथ पृथ्वीराज तृतीय का युद्ध होता है तो जयचंद पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं देता, पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं देता, साथ नहीं देता। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा पृथ्वीराज को समझना होगा। कहा जाता है कि पृथ्वीराज ने 6 राजकुमारियों को प्राप्त करने के लिए, अपहरण करने के लिए युद्ध किया। कुमारियों को प्राप्त करने के लिए कई युद्ध किए। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में यह फेमस था, प्रसिद्ध था कि जहां की भी राजकुमारी से पसंद आ जाती थी वो चाहता था वहां पे आक्रमण करके उस राजकुमारी का अपहरण कर लिया जाए, उससे प्राप्त कर लिया जाए। और ये छवि पृथ्वीराज तृतीय की इतनी खराब हो गई थी कि उस खराब छवि के कारण कई सारे लोग पृथ्वीराज तृतीय से दूर रहना शुरू कर दिए। उन्हें कई जगह आक्रमण किया, कई प्रमाण मिलते हैं। एक आक्रमण में तो इसके पिता भी शामिल होते पृथ्वीराज तृतीय का, उसी आक्रमण में इसके पिता की मृत्यु हो जाती। कुछ देख लीजिए प्रमुख चीज, कहते हैं कि इसने गुजरात की राजकुमारी इच्छनी, गुजरात की राजकुमारी इच्छनी के अपहरण के लिए युद्ध किया, इच्छनी के अपहरण के लिए युद्ध किया, अपहरण के लिए युद्ध किया। और कहा जाता है कि इसी युद्ध में इसके पिता मारे जाते हैं, मारे जाते हैं।
इसी प्रकार देवगढ़ की यादव राजकुमारी, इसी प्रकार हरियाणा की राजकुमारी, महोबा की राजकुमारी, इन राजकुमारियों के प्राप्ति के लिए ये कई युद्ध किया। पृथ्वीराज तृतीय उस समय कुख्यात हो गए थे राजकुमारियों के अपहरण के लिए, कि कहीं की भी राजकुमारी इन्हें लग जाती थी सुंदर है, ये उसके अपहरण के लिए युद्ध कर देते थे, सेना लेके पहुंच जाते थे, अपहरण करने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय की जो छवि थी वो छवि बहुत ही खराब हो गई थी। अब सवाल उठता है कि जब, अच्छा इसी में एक घटना और है, आप लोगों को पता है कि संयोगिता का भी अपहरण इन्होंने किया, संयुक्ता का अपहरण किया। अब कहते हैं कि संयुक्ता क्या थी, जयचंद्र की पुत्री थी, जयचंद्र की बेटी थी। अगर मान लिया जाए कि संयुक्ता का अस्तित्व रहा होगा, हालांकि आज इतिहास में कहा जाता है कि संयुक्ता का अस्तित्व था ही नहीं, जयचंद्र जिस संयुक्ता की बातें की जाती है वैसा कुछ था नहीं। अगर एक बार मान लेते हैं कि संयुक्ता के अस्तित्व रहा होगा, तो जयचंद्र फिर क्यों पृथ्वीराज का साथ देगा, जिसके पुत्री को अपहरण करके ले जाया जाए और फिर वो उसी का साथ दे, तो ये भी लॉजिक यहाँ पे सही नहीं बैठता है। लेकिन मैंने बताया कि पृथ्वीराज तृतीय की छवि इस वजह से बहुत खराब हो गई थी। यहाँ सवाल उठता है कि जब गौरी के साथ युद्ध होता है पृथ्वीराज तृतीय का, तो क्या सिर्फ जयचंद्र ने पृथ्वीराज तृतीय का साथ नहीं दिया था, या बाकी के जो राजपूत सरदार थे उनके समकालीन उन्होंने भी साथ नहीं दिया था? इसका जवाब मिलता है कि पृथ्वीराज की इस छवि के कारण न केवल जयचंद्र बल्कि उस समय के सभी बड़े राजपूतों ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। ध्यान रखिए, यह कहना कि सिर्फ जयचंद्र ने गौरी के विरुद्ध युद्ध में पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया, यह सीधे सीधे गलत है। न केवल जयचंद्र बल्कि उस समय के जितने भी बड़े राजपूत रहे, कोई भी पृथ्वीराज के साथ नहीं था। उसका सबसे प्रमुख कारण यही माना जाता है पृथ्वीराज की यह जो छवि थी, राजकुमारियों के अपहरण की छवि, इस छवि के कारण पृथ्वीराज का साथ कोई नहीं देता, जयचंद्र भी साथ नहीं देता है। तो ये कहना कि जयचंद्र ने साथ नहीं दिया इस वजह से पृथ्वीराज तृतीय का, तो जयचंद्र गद्दार है, तो ये भी खंडित हो जाता है। अगर जयचंद्र गद्दार है तो उस समय के सभी लोग गद्दार हैं, जितने भी राजपूत उस समय के थे समकालीन, सब गद्दार कहे जाएंगे। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर पृथ्वीराज तृतीय का जयचंद्र साथ नहीं देता है तो ये गद्दार क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या पृथ्वीराज उस समय भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या पृथ्वीराज उसमें पूरे भारत देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे? गौरी के विरुद्ध अगर युद्ध लड़ रहे थे पृथ्वीराज तृतीय, तो क्या वो भारत के विरुद्ध लड़ रहे थे युद्ध, भारत को लेकर के युद्ध लड़ रहे थे? इसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि इस समय भारत जैसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं, देश का कॉन्सेप्ट। पृथ्वीराज तृतीय अपने एक छोटे से साम्राज्य के हिस्से को बचाने के लिए लड़ रहे थे, न कि पूरे भारत के लिए युद्ध लड़ रहे थे। तो यह कहना कि जयचंद्र ने अगर पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया तो गद्दार है, तो इस वजह से भी ये खंडित हो जाता है। बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जो लड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ लोगों ने साथ नहीं दिया, एक दूसरे के विरोध में साथ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको गद्दार ठहराते चले जाएं। तो पृथ्वीराज तृतीय को हम इस वजह से भी, सॉरी जयचंद्र को हम इस वजह से भी गद्दार नहीं कह सकते कि इसने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? अब आइए, एक प्रश्न उठता है कि पृथ्वीराज को नायक क्यों बनाया गया? पृथ्वीराज को नायक क्यों बनाया गया? नायक क्यों बनाया गया? इसका सबसे प्रमुख कारण है अंग्रेजों की सत्ता की लालसा। सत्ता की लालसा। कहते हैं कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति 1909 में पहली बार स्पष्ट तौर पे प्रत्यक्ष रूप से सामने आती है, लेकिन यह नीति बहुत पहले से चली आ रही थी। और यही नीति थी अंग्रेजों की कि अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इन्हें धर्मों के बीच विभाजन की नीति लानी थी, विभाजन की नीति या साजिश करनी थी। और यह साजिश कौन किया था? अंग्रेजों ने किया था। और इस साजिश को करने के लिए अंग्रेजों ने इतिहास लेखन पे कार्य करना शुरू कर दिया। इतिहास लेखन इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन ये इतिहास लेखन कैसे होता था? ये इतिहास लेखन होता था स्वतंत्र रूप से नहीं, बल्कि जो लेखक आए यहाँ पे, उन्होंने ऐसे लेखकों को हायर किया जिन्हें ये वेतन देते थे, वेतनभोगी। और ये वेतनभोगी थे तो उसी नीति पे काम कर रहे थे जिस नीति को अंग्रेज चाह रहे थे। और अंग्रेजों की नीति क्या थी? धर्मों के बीच विभाजन, विभाजन की नीति।
कि हम धार्मिक रूप से विभाजित कर दें भारत को, लंबे समय तक शासन करेंगे। और माना जाता है कि भारत में अंग्रेज लंबे समय तक शासन इसी वजह से कर पाए कि धार्मिक रूप से इन्होंने विभाजन किया और समय के साथ, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ बदलते रहे। आप लोग देखेंगे नेशनल मूवमेंट में हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग जैसे कई प्रकार के सांप्रदायिक संगठन भी हमारे सामने आ जाते हैं और अंततः विभाजन का कारण भी इन्हीं संगठनों को माना जाता है। तो अंग्रेजों ने इतिहास लेखन पे कार्य करना शुरू किया और वेतनभोगी राइटरों को पकड़ लिया इन्होंने, ऐसे लेखक जिन्हें वेतन देते थे और इनका होता था कि उस नीति के अनुसार आपको लिखना है इतिहास जो हमारी पॉलिसीज है विभाजन की नीति, ताकि हम लंबे समय तक शासन सत्ता में बने रहे। और यहीं से शुरुआत होती है सांप्रदायिक विभाजन की या सांप्रदायिक लेखन की। और आपको पता है, मैंने एक राइटर का नाम मैंने बताया था आप लोगों को, जेम्स मिल। इसने लिखा कि इतिहास को 3 भागों में बांटा। प्राचीन काल को इसने हिंदू काल कह दिया, मुगल काल मुस्लिम काल बोल दिया, मध्यकाल को, और आधुनिक काल को इसने आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री, यानी जो ईसाई काल आना चाहिए था उसे इसने मॉडर्न हिस्ट्री बोल दिया। तो अपने इतिहास को ईसाई काल को इसने बोल दिया आधुनिक, और बाकी 2 कालों को इसने हिंदू और मुस्लिम से विभाजित कर दिया कि प्राचीन इतिहास मतलब हिंदू काल और मध्यकालीन इतिहास मतलब मुस्लिम काल। जबकि आधुनिक इतिहास अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ईसाइयों का शासन रहा, तो इन्हें ईसाई काल कहने के बजाय इसने बता दिया कि नहीं, ये तो मॉडर्न काल है। और आज हम लोग इस बात को मानते हैं कि मॉडर्निटी का मतलब होता है वेस्टर्न कल्चर। तो इतिहास में सांप्रदायिक इतिहास लेखन की शुरुआत होती है। अंग्रेजों के वेतनभोगी इतिहास के जो लेखक रहे उन्होंने इस प्रकार से इतिहास के लेखन शुरू किया। और इसी लेखन के समय इन्होंने पृथ्वीराज को हीरो बनाया। और उसका पहला कारण माना जाता है कि पृथ्वीराज ऐसा पहला शासक था जिसने मुसलमानों से सीधे लड़ाई लड़ा, पहला शासक था पृथ्वीराज से थी जो सीधे सीधे मुसलमानों से लड़ाई लड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से जाकर के लड़ाई लड़ता है। और पृथ्वीराज स्थिति क्या था, एक हिंदू था। कि यहाँ क्या हो गया, हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाया गया इस इतिहास को। आज हम लोग पढ़ते भी हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं इतिहास के जो पूरे इतिहास को एक सांप्रदायिक नजरिए से पढ़ाते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो कहीं भी उनका युद्ध का वजह सत्ता प्राप्ति नहीं होगा, बल्कि हिंदू मुस्लिम धार्मिक युद्ध के नाम से चीजों को पढ़ाते हैं, जो सरासर गलत है। और यूपीएससी और बाकी के एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। कभी आप इंटरव्यू में जाके बोलेंगे तो आपको सीधे सीधे उठा करके भगा दिया जाएगा वहां से। तो पहला कारण अंग्रेजों ने क्या किया कि एक ऐसे शासक को उन्होंने खोजा जो सीधे सीधे मुस्लिमों से लड़ा हो, ताकि उसे नायक के रूप में स्थापित किया जा सका। और ऐसा शासक मिल गया उन्हें, कौन, पृथ्वीराज तृतीय मिल गया, जो हिंदू था, जो मुस्लिमों से सीधे तौर पर लड़ने वाला पहला शासक था। दूसरी चीज, क्योंकि ये हिंदू शासक था तो इसमें हिंदू नायक की छवि बैठाना आसान था, हिंदू नायक की छवि बैठाना आसान था। और उसके पीछे का कारण यही था कि इसने मुसलमानों से युद्ध लड़ा। तीसरा, जब हीरो बन रहा है तो विलेन भी चाहिए, नायक है तो खलनायक भी चाहिए, क्योंकि नायक का अस्तित्व तो खलनायक के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर सिर्फ आप नायक कर दीजिए, खलनायक ना हो, तो नायक का कोई मतलब नहीं रह जाता। नायक का अस्तित्व तो तभी है जब उसके साथ खलनायक है। अगर खलनायक नहीं तो नायक का कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब नायक हम किसी को बना रहे हैं तो हमें उसी समकालीन किसी व्यक्ति को खलनायक भी बनाना होगा। और खलनायक बनाने के लिए उन्होंने जयचंद्र को चुन लिया। और उसके पीछे का एक प्रमुख कारण बताया जाता है, इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद्र का झुकाव जो था, जयचंद्र का झुकाव बौद्ध धर्म के प्रति था, बौद्ध धर्म के प्रति। हालांकि यह कहा जाता है कि जयचंद्र बौद्धिस्ट नहीं बना था, लेकिन उसका झुकाव था बौद्ध धर्म के प्रति। जबकि पृथ्वीराज तृतीय शुद्ध हिंदू था, विशुद्ध हिंदू था। ये बौद्ध धर्म के प्रति पृथ्वीराज तृतीय का कोई झुकाव नहीं था। जो पुरोहित थे इस समय, वो इस चीज को लेकर के बहुत सशंकित थे और बहुत ही क्रोधित भी थे कि जयचंद्र जैसा शासक बौद्धों की तरफ कैसे झुक रहा है, या बौद्ध धर्म के प्रति इसका झुकाव कैसा है। तो पृथ्वीराज तृतीय को नायक बनाने में उस समय के पुरोहित वर्ग का भी एक बड़ा योगदान होता है। और पुरोहितों को, लिख लीजिए, पुरोहितों को जयचंद्र से नाराजगी थी। पुरोहितों को जयचंद्र से इस बात से नाराजगी थी कि उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ क्यों है, बौद्ध धर्म की तरफ क्यों है।
बस इन्हीं 3 बेस को आधार बना करके एक कहानी गढ़ दी गई, और कहानी बहुत समय के बाद गढ़ी गई, और कहानी गढ़ी गई जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कहानी गढ़ दी गई। और उस कहानी में क्या कह दिया गया कि जयचंद्र गौरी को आमंत्रित करने वाला था, इसलिए गद्दार है। जयचंद पृथ्वीराज का साथ नहीं देता, इसलिए गद्दार है। और पृथ्वीराज हिंदू हृदय सम्राट के रूप में स्थापित हो जाता है। आज भी आप लोग देखते हैं कि जो लोग राजपूत हैं पृथ्वीराज तृतीय को अपना आदर्श मानते होंगे, और इस वजह से मानते होंगे उसने मुसलमानों से युद्ध किया, मुसलमानों से उसने लड़ाई लड़ी। जबकि मामला पूरा, जब हम लोग मिडिल हिस्ट्री पढ़े तो मैंने बताया था कि ये युद्ध एक्चुअल में कहीं से भी धार्मिक युद्ध नहीं था, हिंदू और मुस्लिम का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सारा सत्ता का संघर्ष था। जयचंद्र का जो साम्राज्य था वो पृथ्वीराज तृतीय से ज्यादा बड़ा साम्राज्य था। कहा जाता है कि गौरी को यह पता था, अच्छा जो वास्तविकता है थोड़ा समझ लीजिए, अच्छे से समझिए ताकि चीजें आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाए। ये ऐतिहासिक फैक्ट है, मैं जो बातें यहाँ कर रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी में नहीं बता रहा हूँ, ये ऐतिहासिक फैक्ट है, नए शोध है। नए शोध का मतलब ये 2020 का शोध नहीं है, ये 1960 से जो नए शोध होते आ रहे हैं उसमें ये चीजें आ रही हैं। कहा जाता है कि गौरी को यह पता था कि अगर जब तक जयचंद को वो पराजित नहीं करेगा तब तक अजमेर और राजस्थान और दिल्ली के वाले क्षेत्र पे उसका अधिकार नहीं हो पाएगा। गौरी बहुत आसानी से पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है। लेकिन गौरी यह जानता है कि सिर्फ पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने से हमारा जयपुर राजस्थान पर अधिकार नहीं होगा, क्योंकि जयचंद यहाँ पे बैठा हुआ है और जयचंद इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लेगा। अगर हमें इन क्षेत्रों पर अधिकार करना है, दिल्ली, राजस्थान और जो है कि अजमेर वाले क्षेत्रों पे, तो हमें जयचंद को भी पराजित करना होगा। यही वजह होता है कि पहले पृथ्वीराज को पराजित करने के बाद गौरी का जयचंद से युद्ध हो जाता है, जयचंद से युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, जयचंद से युद्ध हो जाता है। यह हिस्टोरिकल फैक्ट है। यही वजह रहा कि पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद जयचंद से भी इसका युद्ध हो जाता है और जयचंद को भी पराजित कर देता है गौरी, और इसी युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, मैं वहां पे डिस्कशन नहीं करना चाहता कि कैसे इसकी मृत्यु हुई, वो जब हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वीराज तृतीय तो वहां मैं डिस्कशन करूंगा। तो ये तो हो गया एक चीजें, एक पहलू। उम्मीद है ये चीजें आप समझ गए होंगे कि जयचंद को गद्दार क्यों कहा गया, पृथ्वीराज तृतीय को नायक क्यों बनाया गया, और वास्तविकता इतिहास की क्या है, ये चीजें कि न तो जयचंद गद्दार है, नहीं जिस प्रकार से पृथ्वीराज तृतीय को हम नायक बनाते हैं, नहीं उतना बड़े वो नायक हैं। हकीकत यही है कि बिना जयचंद को पराजित किए हुए शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली राजस्थान वाले क्षेत्र पे अधिकार नहीं कर सकता था, क्योंकि राजस्थान अजमेर वाले क्षेत्र पे पृथ्वीराज तृतीय पहले से काबिज थे, तो उनको आसानी से पराजित करता है, उसके बाद जयचंद को भी पराजित कर देता है। अब दूसरा मैटर आता है संयोगिता प्रकरण। संयुक्ता की कहानी क्या है? कई सारे लोग, कई सारे टीचर इस चीज को बड़ी चुटकी लेकर के पढ़ाते हैं, बड़ी मजाकिया लहजे में पढ़ाते हैं, बड़ी हंस करके पढ़ाते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने किस प्रकार से संयोगिता का अपहरण किया। मैंने बताया था कि जयचंद और पृथ्वीराज तृतीय दोनों मौसेरी भाई हैं, तो संयुक्ता पृथ्वीराज तृतीय क्या होगी, भतीजी होगी। भाई की लड़की क्या होती है, भतीजी। यह कहना कि संयुक्ता पृथ्वीराज तृतीय से प्रेम करती थी कहीं से भी प्रमाणित नहीं है। यह कहना कि जयचंद ने स्वयंवर आयोजित किया था और इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया था, तो पृथ्वीराज तृतीय आता है, अपहरण करके ले जाता है, यह भी अप्रमाणित है। देखिए, पहले स्वयंवर को समझिए कि स्वयंवर किस कंडीशन में किया जाता है। एक्चुअल में जो स्वयंवर की प्रथा थी वो वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद ये चीजें चलती थी। जब राजसूय यज्ञ किए जाते थे, बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, तो वहां पे स्वयंवर की प्रथा होती थी, लोग करते थे। लेकिन हम लोग हैं 12वीं सदी के अंतिम दशक में, और 12वीं सदी के अंतिम दशक में स्वयंवर जैसी कोई प्रथा थी ही नहीं, कहीं भी प्रमाणित ही नहीं है किसी राजपूत इतिहास में कि स्वयंवर जैसी प्रथा चलती थी। कहते हैं कि स्वयंवर तभी किया जा सकता है जब राजसूय यज्ञ कराया जाए, राजसूय यज्ञ कराया जाए, क्योंकि यह स्वयंवर उसी समय होता था, राजसूय यज्ञ के समय, जब राजा बड़े साम्राज्य को जीत लेता था, घोड़ा छोड़ देता था, तो अपने राजसूय यज्ञ कराता था कि अब हमारे पुत्री का स्वयंवर होगा। उसमें कुछ शर्तें होती थी, जो उन शर्तों को पूरा करता था, जो विजित होता था, उसके ऊपर माला पहना करके वो पति चुन लेती थी उसको। इस प्रकार की प्रथा वैदिक काल और उसके बाद के कुछ कालखंडों में चल रही, लेकिन 12वीं सदी में ऐसा कहीं नहीं चलता था, और राजपूत इतिहास में तो बिल्कुल भी नहीं था स्वयंवर जैसी प्रथा, न है, अभी भी नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या जयचंद इतना बड़ा राजा था कि राजसूय यज्ञ कराया?
जयचंद इतना बड़ा राजा था तो उसने राष्ट्रीय यज्ञ कराया। क्या उसने इतने बड़े क्षेत्र को जीता था कि राष्ट्रीय यज्ञ कराया? इतने बड़े क्षेत्र को जीता था? तो कहते हैं कि न तो जयचंद इतना बड़ा राजा था कि वो राष्ट्रीय यज्ञ करा पाए, नहीं उसने इतने बड़े क्षेत्र को जीता था कि राष्ट्रीय यज्ञ कराए। जब राजसूय यज्ञ नहीं तो स्वयंवर की प्रथा भी नहीं। तो ये तो खंडित हो गया कि स्वयंवर की प्रथा हुई नहीं, जो कि संयुक्ता प्रकरण को स्वयंवर से भी जोड़ दिया जाता है कि स्वयंवर में पृथ्वीराज तृतीय को नहीं बुलाया गया। संयुक्ता पृथ्वीराज तृतीय को प्रेम करते थे, पृथ्वीराज तृतीय भी संयुक्ता से प्रेम करते थे। अब सोचिए, चचा और भतीजी के बीच प्रेम प्रसंग को हम स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से भी पूरी तरीके से गलत है। अगर ये बातें कोई कह रहा है इसका सीधा सा मतलब कि हिंदू कल्चर का हम प्रश्न उठा रहे हैं। हम हिंदू के उस कल्चर पर प्रश्न उठा रहे हैं जहां पे भतीजी और चचा के बीच प्रेम संबंधों की बातें असंभव है, किसी भी कल्चर में नहीं है। ना कोई हिंदू कल्चर बल्कि मुस्लिमों में भी ऐसा नहीं चलता कि भतीजी और जो है कि और चचा के बीच प्रेम संबंध को वैलिड करा दिया जाए धार्मिक रूप से, बिल्कुल नहीं। यहां पे खंडित हो जाता है। अच्छा, अब आइए इतिहासकारों का क्या मत है। ये चीज समझ में आ गया, न तो राजसूय यज्ञ न स्वयंवर। इतिहासकारों क्या मत है इसमें? कुछ इतिहासकार हैं, जैसे आरसी त्रिपाठी, कई सारे इतिहासकार हैं, और जीएस ओझा, मैंने इनका खूब नाम लिया था राजपूत काल प्रदेश में। ये मानते हैं कि पूरी तरीके से काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक कहानी। कहा गया, इनका मानना है कि इसे बाद में मतलब कि पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद के लगभग 400-450 साल के बाद किसी भाट के द्वारा चौहानों को खुश करने के लिए लिखा गया। यानी इसका हिस्टोरिकल कोई फैक्ट नहीं मिलता है। चौहान शासकों को खुश करने के लिए लिख दिया गया। चौहानों के भाट, मैंने बताया कि राजपूत काल में भाटों की एक परंपरा चली थी, चारण भाट जिसे बोलते हैं, जो चरण बंदन करते थे आकर के जो राजा होता था, और फिर उसके तारीख में खूब ढेर सारी चीजें लिखी जाती थी। जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है वो चारण भाट के द्वारा ही लिखा गया, चंद बरदाई, खूब तारीफें लिखी गई। ठीक, अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा देखें, मैंने बताया कि 12वीं सदी में स्वयंवर जैसी प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्वयंवर जैसी प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए, कुछ जो ग्रंथ हैं जैसे हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र के जो शिलालेख हैं, जयचंद्र के शिलालेख, रंभा मंजरी, कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है संयुक्ता प्रकरण का। कहा जाता है कि पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया है, जो छोटी छोटी बातों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है पृथ्वीराज चौहान और बाकी कुछ शासकों के बारे में, वहां भी संयुक्ता जैसी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। ये प्रमाणित होता है कि इतिहास में संयुक्ता का कोई अस्तित्व है ही नहीं, एक्चुअली इसे सिर्फ बाद में लिख दिया गया। इसी प्रकार एक इतिहासकार हैं जो दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं, और दक्षिणपंथी इतिहासकार खासतौर से संयुक्ता प्रकरण को खूब बढ़ावा देते हैं। दक्षिणपंथी जो इतिहासकार हैं संयुक्ता प्रकरण को खूब बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं कि संयुक्ता प्रेम करते थे पृथ्वीराज तृतीय, जो कि दक्षिणपंथी इतिहासकार माना जाता है कि हिंदू कल्चर के रक्षक हैं। लेकिन यहाँ पे ये भूल जाते हैं कि हम जिस बात को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू मैथोलॉजी या हिंदू धर्म के पूरी तरीके से विपरीत जा रहा है, गलत तरीके से जा रहा है। तो इसी प्रकार एक दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं जिनका नाम है आरसी मजूमदार। उन्होंने भी लिख दिया कि ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता, इसका कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता, ये भी खंडित कर देते हैं संयुक्ता प्रकरण को। और मध्यकाल में कुछ मुस्लिम लेखकों की बात करें तो हसन निजामी और यौफी, ये दो लेखक हैं उसी समय के, इनके विवरणों में भी कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है संयुक्ता प्रकरण का। अब सवाल उठता है कि जब कहीं विवरण नहीं मिलता है तो संयुक्ता प्रकरण अस्तित्व में कैसे आया, कैसे चलन में आया? उसके लिए कहा गया कि यह प्रकरण आया कहां से, आया कहां से? कहते हैं कि 1635 तक संयुक्ता का कोई जिक्र नहीं होता था, संयुक्ता का कोई उल्लेख कहीं नहीं मिलता, कोई उल्लेख नहीं मिलता था। पृथ्वीराज के मरने के लगभग 450 वर्षों के बाद एक कथा गढ़ दी गई, एक कथा गढ़ी गई। पृथ्वीराज की मृत्यु के 450 वर्षों के बाद एक कथा गढ़ी गई। इसमें कहा गया कि पृथ्वीराज
गंगा तट के किनारे रहने वाली एक सुंदरी अप्सरा से प्रेम करता था। बस यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है। किससे करता था? रहने वाली अप्सरा सी सुंदर युवती से प्रेम करता था। एक कथा में बस यही उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज से थी गंगा तट के किनारे रहने वाली एक अप्सरा से सुंदर युवती से प्रेम करता था, और इसी अप्सरा से सुंदर युवती को बाद में कहानी करके संयुक्ता बना दिया गया। संयुक्ता बना दिया गया। इसमें कहा जाता है कि राजस्थान के जो राजपूत हैं, उन राजपूतों ने मिथ्या महिमा मंडन के लिए इसे गढ़ा, कहानी कर दिया, कथा चल दिया, और अंग्रेजों ने इस कथा को ऐतिहासिक बना दिया। ध्यान रखिए, मैंने बताया कि अंग्रेज जो लेखक है इस कथा को बना दिया ऐतिहासिक। इन्होंने इतिहास में जब लिखना शुरू किया तो इस कथा को भी लिख दिया कि यह भी कथा प्रचलित थी। अब जबकि मैंने बताया कि राजपूतों के इतिहास के जो पितामह हैं कर्नल टाड, उनके इतिहास में लिखी गई ढेर सारी बातें कपोल काल्पनिक है, कोई प्रमाण नहीं दे पाते कि ये कहाँ से इन्होंने लिखा है, कैसे इनको जानकारी पता है, बस ये सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं। तो आज वर्तमान समय में यह माना जाता है कि संयुक्ता की जो घटना है एक्चुअल में यह काल्पनिक है, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। कई सारे इतिहासकार तो यह मानते हैं कि जयचंद्र को संयुक्ता नाम की कोई बेटी थी ही नहीं। तो संयुक्ता का जो प्रकरण है वो भी हो जाता है खंडित। और इसी के साथ हम लोगों का गहरवाल वंश या गहरवार वंश, राठौर वंश या फिर काशी नरेश का जो इतिहास है वो होता है समाप्त। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।